हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइस एंड रेन प्रोटेक्शन की, क्योंकि सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स बहुत ही हाई एल्टीट्यूड्स पे उड़ते हैं और वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए आइस के फॉर्मेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आइस एंड रेन प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और एंड तक तो ज़रूर देखिए। तो अगर हम बात करें कि आखिर इस आइस एंड रेन प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्यों हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने एयरक्राफ्ट को, तो उसका आंसर ये है कि जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आप देखेंगे वो बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं। क्यों हायर एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं? इसलिए ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकें। और ज़्यादा तेज़ी से क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे हमें इसका आंसर एरोडायनेमिक्स में मिलेगा कि वहाँ पर ड्रैग जो है वो कम लगता है, और ड्रैग कम होने की वजह से हमारे एयरक्राफ्ट तेज़ी से उड़ते हैं। बट इसका नुकसान ये होता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कम होता है। तो प्रेशर को कैसे ओवरकम करते हैं वो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया, पिछले वाले प्लेलिस्ट में। बट आइस को, मतलब बर्फ़ के फॉर्मेशन को, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है एयरक्राफ्ट के बाहर, इसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और दूसरी बात जो हमें करनी है वो ये कि आखिर एयरक्राफ्ट में रेन के प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भी पायलट होता है उसके सामने एक विंडशील्ड होती है जिससे वो आगे की सामने की चीज़ देखता है। बट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो तो उसकी विजिबिलिटी लो हो जाती है। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा एयरक्राफ्ट इतने हायर एल्टीट्यूड पे उड़ता है तो वहाँ कहाँ बारिश होती है? उड़ते टाइम नहीं, क्रूजिंग टाइम पे नहीं, जब वो लैंड कर रहा हो या टेक ऑफ कर रहा हो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हो तो विजिबिलिटी लो हो जाती है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स में डिले आती हैं। ठीक है, इसलिए हमें रेन से प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब सवाल ये आता है मन में कि आखिर आइस और रेन से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो अगर आइस के प्रोटेक्शन की बात करें तो दो तरीके से किया जाता है। जो पहला तरीका होता है उसको कहते हैं एंटी आइसिंग, ठीक है, और जो दूसरा तरीका होता है उसको कहते हैं डी आइसिंग। अब दिमाग में ये आता है कि आखिर ये दोनों तो तरीके हैं बर्फ़ को हटाने के, फिर इसे अलग अलग क्यों किया जाता है? इसका रीज़न है क्योंकि एंटी आइसिंग का मतलब होता है कि हम अपने एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पर कहीं भी जो भी एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपका विंग हो गया, जैसे कि आपके इंजन का बाहरी पार्ट हो गया, इन सारी जगहों पे जहां बर्फ़ जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहां पर हम एंटी आइसिंग सिस्टम लगाते हैं ताकि बर्फ़ जमे ही ना। ठीक है, मतलब हम कुछ ऐसा जुगाड़ वहाँ पे करके रखेंगे कि एयरक्राफ्ट हमारे जो है उस पर बर्फ़ ना जमे, तो उसको कहेंगे एंटी आइसिंग। और डी आइसिंग क्या होता है कि हम बर्फ़ जो है उसको जमने देंगे। ठीक है, जब जम जाएगा उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट या विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड हम उसको तोड़ के ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको कहते हैं डी आइसिंग। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटी आइसिंग एंड डी आइसिंग। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम रेन से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं एयरक्राफ्ट को, और रेन से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्या है ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि विजिबिलिटी लो हो जाती है। अब कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला और सबसे आसान मेथड है रेन प्रोटेक्शन का, वो उस सिस्टम से आप, मैं, कोई भी, सब लोग फैमिलियर हैं, क्योंकि वो सिस्टम हमारे हाउस होल्ड चीज़ों में भी यूज़ होता है, जिसको कहते हैं वाइपर सिस्टम। ठीक है, वाइपर्स का काम क्या होता है? जैसे जैसे बारिश का पानी विंडशील्ड पर आता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, वो उस पानी को, उस वाटर को हटाता रहेगा। ठीक है, ये होता है वाइपर का काम। बट ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपके सवाल मन में आएगा कि आखिर क्यों इफ़िशियंट नहीं होता है, तो इसका रीज़न ये है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ से बारिश हो रही है तो ये फिर वाइपर सिस्टम उतना ज़्यादा इफिशिएंट नहीं रह जाता, और अगर इसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाने लगें तो हमारी विजिबिलिटी पर भी इफेक्ट आता है। इस कारण से वाइपर सिस्टम का इतना ज़्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में यूज़ नहीं किया जाता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि जब वाटर, मतलब पानी उस विंडशील्ड पर गिरने के बाद वो तुरंत अपने आप से हट जाए। ठीक है, तो ये होता है केमिकल सिस्टम। ठीक है, ये सब बातें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हर एक मेथड के बारे में कि कैसे कैसे कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि आइस और रेन से प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट की कैसे कैसे होती है। ठीक, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर आइस की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आप घर में भी बर्फ़ जमाए होंगे तो आपको पता होगा कि आप किसी वेसल में थोड़ा सा वाटर जो है वो फ्रीज़र में रखते हैं, उसके बाद लोअर टेम्परेचर्स के कारण वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। पर ऐसा थोड़ी है कि हम अपने एयरक्राफ्ट को भिगा के ऊपर लेके जाते हैं कि वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जब हम फ्रीज़र में कोई रखते हैं वाटर को तो किसी ना किसी वेसल में, किसी ना किसी बर्तन में रखते हैं। ठीक है, वो हवा में नहीं जम सकता। ठीक,
ठीक, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा एयरक्राफ्ट भींगा नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, फिर भी वहाँ आइस जमती है। कैसे? वो होता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? एयर में वाटर की प्रेजेंस होती है, ये बात आपको पता है। ठीक, बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ऐसे ड्रॉपलेट्स जो बहुत ही ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं वो ऑलरेडी 0 डिग्री से नीचे होते हैं। ठीक है, अब वो ऑलरेडी 0 डिग्री से नीचे तो होते हैं, बट उनके पास कोई सरफेस नहीं होता है कि वो जम सके। तो वो क्या हो जाते हैं? सुपर कूल्ड हो जाते हैं। सुपर कूल्ड होने का मतलब बस उनको किसी सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है जमने के लिए। ठीक, अब जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट उनके बीच से होकर के गुजरता है तो जो हमारे एयरक्राफ्ट का एक्सपोज्ड एरिया है, जैसे हमारे एंगल ऑफ अटैक के सेंसर्स हो गए, ठीक है, पिटॉट प्रोब हो गया, या फिर हमारे विंग का लीडिंग एज हो गया, इंजन का लीडिंग एज हो गया, इन सारी जगहों पर ये जैसे ही स्ट्राइक करते हैं, जैसे ही टकराते हैं, तुरंत के तुरंत ये बर्फ़ में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे एयरक्राफ्ट के वेट होने की वजह से एयरक्राफ्ट पे आइस फॉर्मेशन नहीं होती है। आइस फॉर्मेशन होती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को क्योंकि इस बात का पता नहीं होता है, ठीक, इस कारण से इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और अगर हम बात करें अपने DGCA क्वेश्चंस की, तो इनसे DGCA क्वेश्चन जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटी आइसिंग एंड डी आइसिंग। तो मैंने बता दिया है, एंटी आइसिंग का मतलब हम बर्फ़ को जमने नहीं देंगे, और डी आइसिंग का मतलब बर्फ़ जमने के बाद हम उसको तोड़ देंगे। क्या क्या मेथड्स होते हैं ये अपने हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके साथ साथ जो आइस की फॉर्मेशन होती है उसका रीज़न क्या होता है? तो उसका रीज़न इन्वायरमेंट का वाटर यानी ह्यूमिडिटी होती है, ना कि एयरक्राफ्ट का वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए DGCA के, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम एंटी आइसिंग और डी आइसिंग के मेथड्स की बात करेंगे कि किस किस मेथड से हम एंटी आइसिंग और डी आइसिंग करते हैं। ठीक है, और अगर आपने वीडियो लाइक किया है, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी की हेल्प करिए। थैंक यू।